नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। बता दें आपको, बजट में किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। तो दाल, गेहूं समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ा दी गई है। बता दें आपको, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का भी ऐलान किया गया है। तो आयकर टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। वहीं सोना, चांदी, तांबे पर जो है कस्टम ड्यूटी को घटा दिया गया है। तो देश के लिए आज बेहद ही खास दिन है। बता दें, आज देश भर की निगाहें जो है वित्त मंत्री के बही खाते पर रही थी और उसी के चलते जो है आज केंद्र मंत्री बता दें निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट पेश कर दिया है। तो वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में जो है आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया है। इस सरकार की ओर से 64,000 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं और स्वास्थ्य के बजट को जो है बढ़ा दिया गया है। वहीं इसी के साथ सरकार की ओर से WHO के स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा। वहीं वित्त मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान भी किया है और इसके तहत 2,87,000 करोड़ रुपए जो है वो जारी किए गए हैं। बता दें आपको, इसी के साथ साथ वित्त मंत्री की ओर से मिशन पोषण 2.0 का भी ऐलान किया गया है। तो वित्त मंत्री की ओर से कोरोना वैक्सीन के लिए जो है 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। तो वित्त मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र को 137% तक बढ़ाया गया है। और वहीं वित्त मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तक तैयार हो गई है, हो जाएगी। और इसी को देखते हुए इस बार 1 करोड़ 10 लाख का बजट रेलवे को दिया गया है। और भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो सिटी बस सेवा को बढ़ाने का फोकस भी किया जाएगा और इसी के लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत भी लगाई जाएगी। और वही वित्त मंत्री ने भाषण में यह भी कहा कि सरकार की किसानों की आय दोगुना करने की ओर काम कर रही है। निर्मला सीतारमण ने जो है ये कहा कि यूपीए सरकार से करीब 3 गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खाते में पहुंचाई है। वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई है। दाल, गेहूं, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी को भी बढ़ा दिया गया है। तो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान आज किया गया। तो आज देश भर की निगाहें वित्त मंत्री के बही खाते पर टिकी हुई थी, जहां पर आज सुबह 11 बजे वित्त मंत्री ने लोकसभा में आम बजट पेश किया। बता दें आपको, मोबाइल फोन और मोबाइल के पार्ट्स, चार्जर, गाड़ियों के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंपोर्टेड कपड़े, सोलर इन्वर्टर, सोलर से उपकरण, कॉटन, जो ये सब महंगा हो चुका है। और जो सस्ता हुआ है वो ये है कि स्टील से बने सामान, सोना, चांदी, तांबे का सामान, चमड़े से बने सामान जो है वो सस्ते हो चुके हैं। चूंकि इन सभी सामानों पर कस्टम ड्यूटी को है बढ़ा दिया गया है, यानी कि कस्टम ड्यूटी का बढ़ना, इसका मतलब सामान महंगा हो जाता है। लेकिन फिलहाल सोना और चांदी जो है सस्ता हो चुका है। तो बजट में किसानों को लेकर भी बड़े ऐलान किए गए, जहां दाल, गेहूं समेत अन्य फसलों की एमएसपी को बढ़ा दिया गया है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्तीय वर्ष 2020 और 22 के लिए बजट पेश कर दिया है। कोरोना काल में पूरे देश को जो है वित्त मंत्री से बड़े ऐलान की उम्मीद थी और वित्त मंत्री ने भी लोगों को जो है निराश नहीं किया है। तो कई सेक्टर्स में वित्त मंत्री ने खजाना जो है खोल दिया है और यह भी कहा कि बजट ऐसे समय पर आ रहा है जब देश की जीडीपी 2 बार माइनस में गई है और आर्थिक मंदी के बारे में सोचा भी नहीं था और कोरोना से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। और इसी को देखते हुए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान जो है आज वित्त मंत्री ने किया गया। हालांकि आयकर टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन 75 साल से उम्र के यानी कि सीनियर सिटीजन्स जो हैं, जिनको जो केवल पेंशन्स के आधार पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए राहत की खबर है, क्योंकि उनको टैक्स नहीं देना होगा। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए धनोज कुमार, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ में वी उपाध्याय, जो कि इकोनॉमिस्ट है, दोनों ही जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वी उपाध्याय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, चूंकि आप इकोनॉमिस्ट हैं, तो किस तरीके का आपने इस बार का बजट देखा, तो कैसी उम्मीदों पर खरा उतरा है? उपाध्याय जी।
अभी जो बात की गई है तो उसमें जैसा आपने बताया कि हेल्थ सेक्टर में कुछ एडिशनल पैसे देने की बात हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हुआ है, लेकिन एमएसपी नहीं बढ़ाई गई है। आप तो जो बता रहे हैं वो बात यह है कि जो खरीद हुई है, प्रोक्योरमेंट हुआ है, वो थोड़ा ज्यादा हुआ है। वो उन्होंने कंपेयर करके बताया था पिछले साल से और 4-5 साल पहले से। एमएसपी की रेट आज कोई अनाउंस नहीं हुई है। तो इस तरह से दूसरा जो बहुत ज्यादा जोर आज के जिस बजट में रहा है वो यह है कि असेट्स को सरकार बेचेगी, चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो रेलवे में हो या एयरलाइंस का हो। उन्होंने 2 बैंक को भी डिसइन्वेस्टमेंट की बात की है और एलआईसी में आईपीओ लाने की बात, इंश्योरेंस में एफडीआई। तो ये आज की खास बातें हैं जो उन्होंने अनाउंस की हैं, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं, 9.5% दिखा रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू बहुत कम हो गया था। हालांकि एक्सपेंडिचर उन्होंने कहा है कि 3 लाख करोड़ बढ़ाया है, लेकिन चूंकि रेवेन्यू नहीं आया तो 9.5% का डेफिसिट है। जो लोग अनुमान कर रहे थे 7-8% होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा निकला है और अगले साल भी वो बता रहे हैं कि 6.7% होगा। तो कहने का मतलब है कि सरकार के पास में पैसे की बहुत कमी है और जो तरीका ढूंढ रहे हैं तो वो डिसइन्वेस्टमेंट को, चीजों को बेच के, असेट्स को बेच के, एलआईसी से पैसा, इस तरह से बात की जा रही है। बिल्कुल। धनोज कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आज जो बजट पेश किया गया मोदी सरकार ने, तो क्या संतोषजनक बजट आपको लगा इस बार का? बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन 2 लाइन से मैं शुरुआत करूंगा जी। डूबने वाला किनारा खोजता है, डूबने वाला किनारा खोजता है, मुसीबत में फंसे सहारा ढूंढता है, लड़कर भरा भयावह कोरोना से संभल कर जीने का तरीका खोजता है। सरकार है रहनुमा देश का, सरकार है रहनुमा देश का, बजट में लाजवाब सपना बुनता है। मैं इसलिए ये बात का, जो भी सपने हैं, ये एक साल के लिए जो बजट लाया गया, अभी मैं सुन रहा था जो हमारे उपाध्याय जी भी बोल रहे थे। देखिए, कुछ चीजें जो है पहले का बनस्पत जो है, जैसे टैक्स स्लैब जो है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, लेकिन जो पेंशनधारी बुजुर्ग है हमारे देश का, उसको इसे रियायत दिया गया। और आपका जो सवाल है, ये बजट वाकई बहुत अच्छा है, क्योंकि 15 लाख करोड़ रुपया जो है कृषि ऋण पे रखा है, जो अगले 2 महीने में बाजार से उठाएंगे। अभी ये बता रहे थे ना, जिस तरह इनकी बातों से मुझे लगा कि जैसे ये अर्थशास्त्री कम और विपक्ष की भाषा ज्यादा बोल रहे थे। जो बजट जो दिया गया है, जिसमें दाल वगैरह पर भी एमएसपी लागू किया गया है, बेजाप्ते दिया, जिस पर कि संसद में भी हंगामा हुआ। जब कृषि को लेकर निर्मला सीतारमण बोलने लगी तो विपक्ष के लोग जो है वहाँ हंगामा करने लगे। तो एक पत्रकार के नजर से मैं यह कहना चाहता हूँ कि 15 लाख करोड़ का जो बाजार से उठाने की बात है, वो बाजार से उठाने की बात रेल बेचने की बात नहीं है, एलआईसी बेचने की बात नहीं है। 2 महीने, अगले 2 महीने में लिया जाएगा। दूसरी बात, 2030 तक जो रेल के लिए रखा 1 ये जो 10 लाख, यानी 1.10 लाख करोड़, ये जो रेलवे के लिए रखा गया जो 2030 तक में, क्योंकि रेलवे जो है समानांतर रेल बिछा रहा है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, हमारे देश में रेलवे से कमर्शियल जो सबसे ज्यादा आता है तो फ्रेट रेलवे में आता है, लेकिन आज की जो स्थिति है फ्रेट रेलवे तो गति है मुश्किल से 10, 20, 30 किलोमीटर पर आ रहे हैं। लेकिन ये जैसे बन जाएगा, डीएफसी बनने के बाद, यानी पैरेलल एक जो है दूर तक जाएगा, जो माल 24 घंटे में पहुंचेगा व्यवसाय। क्योंकि 75% जो हमारे देश को रेवेन्यू देता रेलवे, वो देता फ्रेट रेल। और ये जो सवारी रेल जो है, इससे मात्र 25% आता है, 2% हमारे 25% के आसपास आता है, 2% आईआरटीसी से आता है, 2% जो उसमें वेंडर लोग हैं, 3%, यानी 5% मान के चलिए। तो इसीलिए मोदी सरकार ने इसको बजट में रखा है और उन्होंने ये साफ कहा है कि हम इतना लाख रुपया 2030 तक के लिए रख रहे हैं, जिसमें कि जितने भी व्यवसाय लोग हैं, जितने भी व्यापारी लोग हैं, जब ये फ्रेट ट्रेन के लिए जो दिखाया जा रहा है 2 सेट में, उसमें उनका माल जो है ना 24 घंटे में किसी शहर में पहुंच जाएंगे। जैसे मान लीजिए दिल्ली से बेंगलोर, बेंगलोर से कलकत्ता, तो अभी जो चल रही है ना वो 5-5 दिन तक पड़े रह जाते किसी स्टेशन पर, लेकिन जब वो फ्रेट ट्रेन चलने लगेगा तो उससे ज्यादा होगा। तो इन चीजों को समायोजित किया इस रेल वाले में। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो इस बजट का मैं स्वागत करता हूं, और ये बजट जो है 1 साल में मुझे पूरा उम्मीद है
कि देश के जितने भी डूबते हुए अर्थव्यवस्था है, खासतौर पर व्यापारी वर्ग को लेकर, क्योंकि एमएसएमई में भी बहुत कुछ उन्होंने रखा है, छूट भी दिया है उन्होंने, जो आप उसको पढ़ेंगे। धनोज जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले उपाध्याय जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए फार्मिंग और एजुकेशन और साथ में हेल्थ। हालांकि जिस तरीके से साल 2020 रहा कोरोना काल महामारी के बीच में, इसी को देखते हुए आशंकाएं और उम्मीदें ये लगाई जा रही थी कि इस बार जो है वित्त मंत्री कोरोना वैक्सीन को जो है मुफ्त में लगाने का ऐलान भी कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन जो है कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया और उसी के साथ साथ जो है हेल्थ सेक्टर के लिए 2 करोड़ 23 लाख का ऐलान किया गया। तो कैसे आप इस चीज को देखते हैं? नहीं, मैंने बताया था हेल्थ सेक्टर में जो खर्चा करने वाली बात है, तो वो तो एक पॉजिटिव बात है, वो उन्होंने शुरू में अनाउंस किया था। लेकिन हाँ, तो हेल्थ सेक्टर में जरूर वो कई सारे काफी सेंटर्स खोलने वाली बात है, हेल्थ सेंटर्स। तो जो पॉजिटिव चीज जो दिख रही है, तो वहाँ हेल्थ सेक्टर में इनिशिएटिव वो जरूरी भी था और लगता है कि सरकार उस तरफ कुछ कदम उठा भी रही है। लेकिन एजुकेशन के बारे में तो ऐसा कुछ खास नहीं बोला गया, क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्थ के साथ साथ एजुकेशन भी सफर किए। अब हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है। अब ऑनलाइन एजुकेशन आप मान लो कि हम जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, हम कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, हम ट्यूशन भी लगा सकते हैं ऑनलाइन, पर जो बाकी हमारी जो 70-80% जनता होती है, तो वो कहाँ ऑनलाइन अपने बच्चों को किस तरह से कैसे मैनेज करे। तो अब बात ये होती है कि इसका नुकसान लॉन्ग रन में इस तरह से होता है कि मान लो एक बच्चे की, जो गरीब बच्चा है जिसके घर में कोई माहौल नहीं है, ना इंटरनेट है, ना कोई चीज है, माँ भी उसको इंग्लिश नहीं पढ़ा सकती, कुछ नहीं पढ़ा सकती, तो अब वो बच्चा भूल जाता है चीजों को, और भूलने का मतलब ये है कि फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा। तो बहुत बुरी हालत है एजुकेशन में। हम 20% लोगों को छोड़ दो आप, हम लोग तो सब मैनेज कर लेते हैं कैसी भी परिस्थिति में, जो मिडिल क्लास होती है, लेकिन 70-80% जनता तो उस तरह से नहीं मैनेज कर पाएगी। तो हेल्थ ठीक है, हेल्थ की तरफ ध्यान दिया गया है, लेकिन एजुकेशन में तो कोई अनाउंसमेंट हुई नहीं उस तरह से। और आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात ठीक है, बहुत लंबी बात करने का भी आज बहुत ज्यादा कोई बात नहीं है। 10 साल की या 5 साल की, कई बार उन्होंने 5 साल का जिक्र किया है, तो 5 साल तो चलो बाद में देखा जाएगा, 10 साल बाद में देखा जाएगा। अभी जो बात थी कि इमीडिएट जो इमरजेंसी है, हमारी इकोनॉमिक इमरजेंसी है, उसको कैसे हैंडल किया जाए, तो उसमें मैं जो बता रहा हूँ ना 9.5% डेफिसिट, उसका मतलब बोरोइंग होती है, तो बोरोइंग ऑब्वियसली बढ़ी। वो तो बहुत ज्यादा बोरोइंग करनी पड़ रही है, लेकिन एक लिमिट भी होती है बोरोइंग की, क्योंकि आप अगर सारा ही सरकार बोरो कर लेगी तो प्राइवेट के लिए कुछ नहीं बचता। तो उसके अलावा फिर कौन सा तरीका बचा है? बहुत सारे जैसे आर्थिक सर्वे में सजेस्ट किया गया था कि भाई आरबीआई से पैसा ले लो, जिसको प्रिंटिंग ऑफ मनी बोलते हैं। तो इस तरह की चीज तो सरकार सोचती नहीं है। तो अब बचा कौन सा तरीका कि भाई असेट बेच लो। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बोला है, बोरोइंग बहुत ज्यादा की है, वही तो दिख रही है ना 9.5%। तो वो कौन मना कर रहा है? और अगले साल भी कह रहे हैं कि वो 6.7% है, तो वहां बोरोइंग है। लेकिन टैक्स आप बढ़ा नहीं सकते हो, है ना, क्योंकि टैक्स बढ़ाओगे तो प्रॉब्लम है। टैक्स कम भी नहीं कर सकते, क्योंकि कम करोगे तो सरकार का पैसा कम हो जाता है। तो इसलिए टैक्स को तो उन्होंने छेड़ा ही नहीं है, बिल्कुल टच नहीं किया है। तो पर अब तरीके क्या बचते हैं? वेल्थ एक तरीका ये हो सकता है कि भाई बहुत लोग बहुत अमीर हो गए, स्टॉक मार्केट में देखो कि कितना पैसा लोगों के पास जेबों में चला गया है, वहां से पैसा निकलवाओ, लेकिन वो भी नहीं करते हैं। तो ये बड़ी मुश्किल सी स्थिति है, इसको संभालने वाली बात है। जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत आज के बजट को लेकर करने के लिए। रुख मैं आपको करूंगी भदोनोज कुमार जी, जिस तरीके से आज का बजट आया, ऐसा लगा कि देश में केवल 4 राज्य हैं। केवल मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, मुंबई, केवल 4 राज्य देश में बचे, ऐसा लगा, क्योंकि इन्हीं को देखते हुए सरकार ने पूरी योजना बनाई है और यही वो राज्य है जहां पर आगामी चुनाव भी होने हैं। देखिए साक्षी, ये कोई भी सरकार हो, सिर्फ यही सरकार नहीं, कोई भी सरकार जब बजट बनाती है और उस बजट के समय किसी भी राज्य का इलेक्शन होता है, तो उस इलेक्शन में जीतने का ख्यालात भी उनके होते हैं, उसको देखकर भी वो बजट बनाते हैं। जैसे अभी मैं सुन रहा था और आपके सवाल भी, देखिए राजकोषीय घाटा 6.8% तक रहने का अनुमान लगाया गया है। इससे अनुमान है कि जितने भी नुकसान हमारे देश को इस कोरोना काल में हुआ है, उनको वो प्रयास कर रहा है कि वो कैसे मतलब व्यवस्था हो जाए। रह गई बात अगले 2 महीने के बाहर 80,000 करोड़ रुपया मतलब प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है, जो मार्केट के द्वारा 80,000 करोड़। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात आप करेंगे तो एग्रीकल्चर टारगेट में
16 लाख करोड़ तक 16 लाख करोड़ तक बहुत बड़ी राशि हो जाती है। ये एग्रीकल्चर टारगेट है इनका। तो देखा जाए, आपने जो कहा कि राज्य का, देखिए राज्य जहां चुनाव है तो वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, क्योंकि जो अभी प्रेजेंट सरकार है, बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार है, तो वो हर चीज को ध्यान में रखकर जो 4-5 राज्य में जो है चुनाव, क्योंकि इफेक्टेड तो होता ही है। और ये सिर्फ बीजेपी ही नहीं, अगर यूपीए की गवर्नमेंट का भी अगर आप देखेंगे और उसका भी बजट आने के बाद अगर किसी राज्य का चुनाव था तो उसी राज्य को ज्यादा से ज्यादा तोहफा देने का कोशिश किया। लेकिन धनुष कुमार जी, इस तरीके से हमेशा मोदी सरकार का उद्देश्य रहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और सभी को साथ में लेकर चलती है। लेकिन ऐसे में जो है केवल 4-5 गिने चुने राज्यों को लेकर तमाम योजनाओं का ऐलान करना। नहीं साक्षी, ये हमारा आपका सोचना, मैंने आपको क्या कहा कि थोड़ा सा इफेक्टेड होता है। आप इस चीज को आप भी इग्नोर नहीं कर सकते, मैं भी नहीं करता। कोई भी हो, सरकारें अगर बजट बनाती है तो सामने में जो चुनाव होता है उसका भी मद्देनजर रखता है कि वहां पर जो है मतदाताओं को इसका कुछ असर हो। ठीक है, क्योंकि हम लोग काफी दिनों से बजट पर अपने आप को रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे इन्होंने लाए हैं, जैसे 100 नए सैनिक स्कूल, उसके बाद लद्दाख में देखिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने की बात। आप इससे यह चीज देखिए सरकार के मंशा को, जो पिछड़ा हुआ राज्य था, जो पिछड़ा, कहने का मतलब आप जम्मू कश्मीर की बात कर ले। जम्मू कश्मीर जब से ये 370-35 ये हटा है, उसके बाद वहां जो योजनाएं हैं किस तरह से लागू हो, तो एक सेंट्रल विद्यालय खुलेगा, 100 सैनिक स्कूल पूरे भारत का दिया, तो खास पर लद्दाख कश्मीर को नजर में भी रखा है। तो आप जो ये कह रहे 4 राज्य, तो यहाँ और राज्य भी तो है। दूसरी बात, जितने भी किसान फार्मिंग कर रहे हैं, पंप सेट उनका सोलर से कनेक्ट हो, उसके लिए भी कई हजार करोड़ का, उसने 35,000 करोड़ का रुपये का उन्होंने रखा है। तो आप इस बात को भी तो देखिए, 35,000 करोड़ कम नहीं होता है। कहीं 16,000 रखा, कहीं 15,000 रखा, कहीं 3 लाख रखा है। और एक हल्ला हो रही थी यूपी राज्य में। यूपी राज्य में एक पार्टी है जो हमेशा SC/ST की बात करता था, वो क्योंकि पहले बीजेपी की सरकार में ही वो थे गठबंधन में, अलग हटने के बाद वो ज्यादा हल्ला किया। तो आप देखिए 4 करोड़ अनुसूचित छात्रों के लिए कई करोड़ लोगों का रुपये का बजट रखा है। तो ये भी तो आप देखिए ना कि सरकार जहां जहां ये लोग आवाज उठा रहे हैं, जो जो वीक पॉइंट है वहां सरकार इस बजट में रखा है। आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि सरकार किसी भी बात को ध्यान में नहीं रखा, सब बात को ध्यान में रखकर बजट बनाया है। इसलिए मैं एक पत्रकार होने के नाते कह सकता हूं कि इस बजट में कुछ थोड़ा सा, क्योंकि जिस तरह से हम लोग अनुमान लगा रहे थे कोरोना में कि बजट बहुत ही बेकार आएगा, बहुत ही तहस नहस वाला आएगा, लेकिन आप देखा जाइए तो इसको हाईली तो नहीं कह सकते, लेकिन इसको समान बजट हम जरूर कह सकते हैं कि कोरोना काल से उभरने की कोशिश किया गया। और 35,000 करोड़ जो रुपया है कोरोना वैक्सीन के लिए, वो इसलिए लाएगा 35,000 करोड़, क्योंकि एक पत्रकार के नाते मैं आपको बता दूं, सरकार का मंशा यही है कि गरीब लोगों को वैक्सीन जो है वो मुफ्त लगे। बिल्कुल। मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ श्रीकांत पांडे जो कि इकोनॉमिस्ट हैं वो जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका श्रीकांत जी। श्रीकांत जी, एक इकोनॉमिस्ट के नजरिए से कैसा रहा इस बार का बजट? देखिए, इस वक्त की अगर आप पूरी अर्थव्यवस्था को देखें, अर्थव्यवस्था का पहिया जिस तरीके से चल रहा है, मिडिल एज है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो कोविड में जो सिंक्रोनाइज किया है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और वर्किंग मॉड्यूल से लेकर अर्थव्यवस्था की बेसिक चीजों को जो सिंक्रोनाइज किया है, या फिर आप कह सकते हैं दोहरी मार जो अर्थव्यवस्था पर पड़ी है, यानी कि कोविड और कोविड से पहले जिस तरीके से मार्केट बिल्कुल डाउन था और मार्केट कुछ बेहतर और नया हो नहीं रहा था। अगर आप देखें जॉब से लेकर अलग अलग पहलुओं पर आप देखें तो मार्केट कहीं ना कहीं सिगल था, इतना बेहतर आप उसे प्रेजेंट नहीं समझ रहे थे। और उसके बाद कोविड की मार अगर आप देखें तो मेरा मानना है कि ये जो बजट था वो 50-50 का रेशियो है। आप इसे बहुत बेहतर बजट भी नहीं कह सकते और आप इसे गलत बजट भी नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार का रेवेन्यू मॉडल जो है कोविड के वजह से पिछले 2 सालों में बेहतर नहीं बन पाया है, और रेवेन्यू हुआ नहीं तो वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में वो इन्वेस्ट कैसे होगा। यानी कि अगर आम बोलचाल की भाषा में समझिए तो पैसा आया ही नहीं, और जब पैसा आया नहीं तो वो लगेगा कहाँ। दूसरी चीज है कि सरकार की अगर कंपनियां या फिर सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज को देखिए तो उसका बजट का संतुलन बिगड़ा हुआ है, यानी कि जो बैंक है या फिर जो एड मिलने वाला था
बजट से वो उनको मिल नहीं रहा। LIC को देख लीजिए, तमाम सरकारी और गैर सरकारी बड़ी हैवी इंडस्ट्री को देख लीजिए, तो वो मुनाफे में है नहीं। रेलवे ने भले दो साल मुनाफा कमाया, लेकिन इस साल अगर आप देखें तो रेलवे ने खास तरीके से कोई मुनाफे वाला ग्रोथ नहीं किया। तो मोटा मोटी तौर पर यही कहा जा सकता है कि सरकार के पास पैसा था नहीं, तो सरकार उस पर खर्च कैसे करेगी। तो जितना कलेक्शन हुआ है उसमें कितना बेहतर हो सकता है। खास और बेहतर चीज ये है कि कोविड के कारण या नौकरी पेशा लोग या चली गई या जिसको काम धंधा नहीं था, उनको उम्मीद थी कि सरकार टैक्स में कुछ रिबेट देगी, टैक्स में कुछ छूट देगी, लेकिन सरकार ने टैक्स में उतना छूट नहीं दिया है। अब बेसिक क्या है कि देखिए, जो उद्योग धंधे पहले बंद हो गए, लघु एवं कुटीर उद्योग जो पहले बंद हो गए, तकरीबन 2016 से 2020 तक अगर आप देखें तो तकरीबन 27,000 से ज्यादा राज्यों में कुटीर उद्योग और लघु उद्योग की जो कंपनियां थी वो सरेंडर कर चुकी है, और उनका बजट जो है या उनका पैसा NPA हो चुका है। तो उनके लिए मतलब देर आए दुरुस्त आए, यानी कि वो भी नहीं कहा जा सकता। यानी कि जो पैसा आप ला रहे हैं छोटे उद्योगों के लिए, वो बहुत टाइम बाद आ रहा है, बहुत समय बाद आ रहा है, और पिछले जो NPA से वही सरकार पे डेंट के तरीके हुए हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि बजट उतना बेहतर है या बजट उतना नुकसानदायक है। लेकिन मोटा मोटी अगर आप देखा जाए तो बजट निराश करता है थोड़ा बहुत, मुझे तो ऐसा लगता है। बिल्कुल श्रीकांत जी, 1952 के बाद सबसे खराब अर्थव्यवस्था का ये पहला बजट था। ऐसे में हाल ही में श्रीकांत जी, जिस तरीके से IMF ने जो है इंडिया के लिए आगामी साल के लिए जो है एक ग्रोथ रेट की परसेंट जारी की, जो कि 11% है। ऐसे में 11% तो जारी कर दी है, लेकिन जो ग्रोथ का रास्ता है वो कैसे इंडिया करेगा? देखिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आप जो बात कह रही है, IMF को ले लीजिए या फिर मूडीज को ले लीजिए, ये तमाम मैं कल ही एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का था वो, और वो आफ्टर कोविड क्या कहते हैं, अलग अलग एशियन पैसिफिक और एशिया में जो देश है वो किस तरीके से उभरेंगे और किन किन चीजों पर उनको खास ध्यान देना चाहिए। मैं मूडीज की बात करता हूँ। आप देखिए, मूडीज ने पहले जो इंटरेस्ट दिखाया या फिर जो रेटिंग दी, उसमें से लगातार माइनस करता रहा, क्योंकि देश की मेन जीडीपी जो है वो 29% सिंक्रोनाइज हुई थी। अगर आप 11.11 की बात करते हैं या 11% की बात करते हैं, तो ये आप सोचिए कि ये इकोनॉमी का बढ़ना नहीं है, वो जो माइनस हो गया, यानी कि जो वो डेंट हो गया है, उस डेंट से आप रिकवर कर रहे हैं। डजंट मीन कि आप पहले से बेहतर कर रहे हैं। आप अपनी पहले वाली जो पोजीशन है या पहले जिस पोजीशन पे थे वहां पहुंच जाए, वही बहुत है। देखिए, मूडीज और IMF की ये जो रिकॉर्ड, ये तमाम तरह की चीजें, उसका खास उतना प्रभाव नहीं पड़ता। अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के हिसाब से या वर्ल्ड बैंक के हिसाब से आप चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन उतना खास प्रभाव उसका नहीं होता है, क्योंकि जो सतही चीजें हैं, यानी कि दिल्ली, मुंबई या मेट्रो सिटीज में रोजगार के अवसर, कस्बों में रोजगार के अवसर, जो पैसे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर आप सोचिए कि नई कंपनियों को खोलना, नए रोजगार मिलना। आप मान लीजिए स्कूल बंद हो जाते हैं तो स्कूल में चलने वाला ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है, रोजगार बंद हो जाते हैं, बच्चों की कॉपियां किताबें खरीदी नहीं जाती हैं, तो सारी चीजें का डेंट होता है। इसी तरीके से मेरा मानना है कि मूडीज बोले या IMF बोले या वर्ल्ड बैंक बोले या ऑक्सफोर्ड का रिसर्च पेपर बोले, अभी भी भारत की अर्थव्यवस्था चाइना से पीछे है और चाइना से उतनी बेहतर तरीके से रिकवर नहीं कर पाएगी। लेकिन हाँ, रिकवर करेगी, लेकिन उतना बेहतर में नहीं, क्योंकि मैंने तमाम पेपर्स पढ़े, रिसर्च पेपर्स पढ़े, मुझे नहीं लगता कि इतना ग्रोथ आएगा भारत के अर्थव्यवस्था में। बिल्कुल। धनोज कुमार जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, जिस तरीके से मोदी सरकार का हमेशा से संकल्प रहा है आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ना या डिजिटल युग को आगे बढ़ाना, ऐसे में जिस तरीके से मोबाइल जो है महंगे कर दिए, मोबाइल्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है, मोबाइल सारे महंगे हो चुके हैं, ऐसे में जिस तरीके से हमने कुछ लॉकडाउन में भी देखा, जब पढ़ाई की बात हुई तो बहुत कम हाउस होल्ड्स होते हैं जहां पर 1 या 2 मोबाइल फोन अवेलेबल होते हैं। ऐसे में पढ़ाई किस तरीके से बच्चे कर पाएंगे जब मोबाइल फोन आगे महंगे कर दिए, और ऐसे में डिजिटल जो तरीका है वो कैसे आगे होगा? धनोज जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? धनोज जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है,
तो श्रीकांत पांडे जी, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से आप एक आंकलन कैसे करेंगे इस बार का बजट और पिछले बार का बजट जो आया था उसको देखते हुए? देखिए, पिछली बार का बजट मुझे लगता है पहले से बेहतर था, लेकिन इस बार का जो बजट है वो मतलब उम्मीदों पर उतना खरा नहीं उतरा है। और इसमें सरकार की कमी है, सरकार की प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए, सरकार भी चाहती है कि पैसा मार्केट में आए और वो रोटेशन में आए, यानी कि जो लिक्विड मनी है वो रोटेशन में आए और पैसा वापस सरकार पे या बैंकों तक आए। लेकिन इस बार के बजट में सरकार के पास पैसा था ही नहीं। जब सरकार के पास पैसा नहीं है तो सरकार उसे खर्च कैसे करेगी? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है और इस पर मुझे लगता है कि बात होनी चाहिए। और देखिए, मैंने देखा सेंसस उछला है, सेंसस और निफ्टी दोनों उछले, लेकिन जब भी बजट पेश होता है, आप देख लीजिए पिछले 10 सालों का बजट देख लीजिए, जब भी बजट पेश होता है, भले वो बजट अच्छा हो या बुरा हो, सामान्य तौर पर सेंसेक्स जो है वो बाउंस करता है। क्योंकि मार्केट को ये उम्मीद होती है कि जो पैसा आ रहा है या फिर जो बजट आ रहा है या फिर जो फंडिंग आ रही है या फिर जो अलग अलग जगह पे निवेश हो रहा है या सरकार अलग अलग क्षेत्रों में जिस पैसे को लगा रही है उससे कुछ ना कुछ मार्केट में तो मिलेगा ही। इसीलिए बहुत सारे, मैं सुबह एक जगह था तो मुझसे कह रहे थे कि सेंसेक्स अप हो रहा है, सेंसेक्स अप हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बजट बेहतर होगा। मैंने कहा देखिए, बजट और सेंसेक्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक हो जाती है तो सेंसेक्स ऊपर हो जाता है। तो आपका क्या मानना है कि सर्जिकल स्ट्राइक इकोनॉमी का उससे कुछ मतलब होता नहीं? होता क्या है कि आमतौर पर अगर आप देखें तो आमतौर पर इन दोनों का कोई खास मतलब नहीं होता। लेकिन हाँ, ये बजट उम्मीदों पर नहीं उतरा है, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि यह बजट पूरी तरीके से सिफर है, पूरी तरीके से बर्बाद है। हाँ, जो पैसा था, जो सरकार कर सकती थी, भरपूर कोशिश की, और ये चीजें वो आपके सामने है। बिल्कुल। धनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। धनोज जी, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से लगातार मोदी सरकार का संकल्प रहा है आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ना और डिजिटल युग को आगे बढ़ाना, ऐसे में मोबाइल फोन्स का महंगा करना, किस तरीके से आप देखते हैं इसको? जवाब दे रहा था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम क्यों? देखिए, ऑनलाइन जो अभी डॉक्टर श्रीकांत पांडे जी इस बात को वो भी एग्री करेंगे कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ना सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए अभी कोई भी नया सॉफ्टवेयर गठन करने के लिए, बनाने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं दिया गया। और जिस तरह से आपने कहा मोबाइल का दाम जब महंगे हो जाएंगे तो वो तो दिक्कत आएगी। लेकिन एक बात होती है, आजकल ऐसे बहुत सारे मोबाइल है जो कम दाम में भी बिक रहे हैं। लेकिन बात की जाए अगर बजट के नजरिए से, तो बजट के नजरिए से सरकार को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए था। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, क्योंकि जब तक ये कोरोना युग चल रहा है, इस कोरोना युग में अभी जो है माँ बाप भी तैयार नहीं अपने बच्चे को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए। तो ज्यादातर जितने भी संस्थान है वो मजबूर है ऑनलाइन स्टडी करवाने के लिए। तो ऐसे में सॉफ्टवेयर का गठन होना, मतलब सॉफ्टवेयर का बनाना, सॉफ्टवेयर के लिए बजट लाना बहुत जरूरी था। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है उस पर जो है जीएसटी वगैरह, उस पर जो टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी, ये सब तो छूट देनी ही चाहिए। यहाँ थोड़ा सा जो है निराश किया है देशवासियों को। लेकिन आप जैसे देखेंगे और भी सेक्टर में, जैसे आप देखेंगे PSLV C551 को लॉन्च करेंगे, उसके बाद डिजिटल जनगणना होगी, उसके बाद एक आप देखिए पहली बार इन्होंने अरब अमीरात को लाया है स्किल ट्रेनिंग के लिए, जिसमें जापान पहले से काम कर रहा है। ठीक है। तो अगर आप दूसरे तरीके से देखेंगे, धनोज जी, क्या इस बार किसानों को लेकर सरकार ने कुछ किया? क्या आपको लगता है जो किसान है वो संतुष्ट हो पाएंगे? देखिए, भारतीय किसान जो है वो संतुष्ट होंगे। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा। आप देखिए कि मैंने जैसे कहा ना, एग्रीकल्चर टारगेट के ऊपर 16 लाख करोड़ तक जो है इन्होंने किया है, जिसमें ग्रीन स्कीम लाया, इसमें ग्रीन स्कीम लाया है। और जो प्रधानमंत्री का जो है कृषि पर जो वो दे रहे हैं किसानों को, उसको 2000 से सीधे 10,000 कर दिया। आप अगर गौर देखेंगे, कहीं से गौर देखेंगे, गौर से पढ़ेंगे तो लगेगा कि इस बजट में किसानों के लिए तो सोचा गया। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मैं कृत संकल्प हूँ कि 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करना। लेकिन जहां तक है कि विपक्ष के लोग जब निर्मला सीतारमण बोलना शुरू की तो वहां हंगामा शुरू कर दिया। हमारे देश के फेडरल नेचर में एक चीज है कि जब आज बजट देखा तो कम से कम विपक्षियों को सुनना चाहिए। देखिए, दोनों सदनों से पास होने के बाद तब जाके बजट लाया जाता है। लेकिन हमारे देश की विडंबना है
हमारे देश के संसद में ऐसे ऐसे लोग जीत के चले जाते हैं जिनको ना तो मर्यादा पता है ना कानून पता है। ये दुर्भाग्य हमारे देश का। लेकिन देखा जाए भरसक प्रयास किया है सरकार ने कि किस तरह से इस बजट को, क्योंकि पूरा देश ही नहीं विदेश इस कोरोना काल से धूल धसरित है। ऐसे में आप देखिए भारत की आबादी के दृष्टिकोण से आबादी जो है 135 करोड़ के आसपास आबादी है लगभग। आप उस हिसाब से देखिए कि जो बजट लाया गया है, चूंकि यह 1 साल का होता है, लेकिन इसमें कई स्कीम ऐसे किया है। जैसे रेलवे को लेकर मैंने कहा ना कि रेलवे में ट्रेड जो है मालगाड़ी जिसको बोलते हैं वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। लेकिन आज हमारे देश की रेलगाड़ियों की क्या हालत है, अगर कहीं भी उस रेलगाड़ी को रोक दिया जाता है 4 दिन 5 दिन 6 दिन। इसीलिए एक अलग से योजना लाया है इन्होंने, उसके लिए इतना 1,10,000। धनोज जी, आपने रेलवे का जिक्र किया तो श्रीकांत जी मेरा अगला सवाल आपसे रेलवे को लेकर ही है। रेलवे को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने जो है रेलवे को 1,10,00,000 का आवंटन किया है और जिस तरीके से रेलवे, NHAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास अब कई प्रोजेक्ट्स को जो है अपने लेवल पर पास करने की ताकत होगी, तो इसके क्या मायने निकाले जाए श्रीकांत जी? देखिए ये बेहतर होगी कि इस तरीके से आपने स्वतंत्रता दी है, स्वावलंबन दिया इस तरीके से तमाम जो उपाक्रम हैं जो भारत सरकार के हैं वो अपने फैसले ले सकेंगे, प्रोजेक्ट पर खुद बात कर सकेंगे और प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा देंगे। ये बात। और ये जो लाल फीताशाही होती थी, यानी कि रेलवे को कुछ करना है, रेलवे को कुछ बेहतर करना है, तो वो 4 अलग अलग जगह को फैली जाएगी, मिनिस्ट्री के पास जाएगी, मंत्रालय के पास, मतलब तमाम जो दिक्कतें जो हडल्स थे एक तरीके से, मुझे लगता है उससे फायदा होगा। वो हडल्स जो है वो अब नहीं होंगे। लेकिन एक और चीज आप देखिए, अब पेट्रोल और डीजल पे 2.5 से 4% तक का अतिरिक्त सेस लगा दिया है। अब सोचिए कि ये सेस जो है वो आम खुदरा महंगाई में कितनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम पहुंचाएगी। अब सोचिए कि आम खुदरा महंगाई में, यानी कि रेलवे ज्यादातर अगर आप देखें तो वो डीजल से भी चलने वाले इंजन है, पेट्रोल का भी इस्तेमाल होता है रेलवे में, दोनों का इस्तेमाल होता है, कोयला का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन आप देखिए और आम लोग जो है पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल और व्यापार के लिए या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी कि आने वाले, अभी तो मतलब वो कहते हैं कि एक तो करेला वैसे ही वो मतलब विषैला है, ऊपर से वो नीम का कोट उस करेले पर लग गया है। यानी कि महंगाई इतनी है, ऊपर से जो अगर आप देखें तो पेट्रोल और डीजल में से अतिरिक्त जो वो लग गया। अब सोचिए कि इससे अर्थव्यवस्था पर एक बहुत अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, आम आदमी के पास और एक बड़ा बोझ पड़ेगा। यानी कि सोचिए कि मेरे पास कोई नया मुझे फ्रीडम नहीं मिला या मुझे टैक्स में रिबेट नहीं मिली, उसके बावजूद भी मेरे पास एक नया बोझ आ गया जो मेरे सीधे जेब पर असर पहुंचाएगा, जिसके कारण मेरे खर्चों में कमी आएगी, मैं खुलकर खर्च नहीं कर पाऊंगा। आमदनी का स्रोत जो है वो पहले से कटा हुआ है, पहले से सिंक्रोनाइज है। तो उसको बहुत, मुझे लगता है इसको बड़े पैमाने पर सोचने का विषय है कि सरकार के पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्स ले रही है वो कम करना चाहिए। दूसरी चीज है कि सरकार का ये बेसिक काम है कि यहाँ पर मेट्रो बनवाना, सड़क बनवाना, विश्वविद्यालय बनवाना, ये तो बेसिक है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो करवाना पड़ेगा। हर साल उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में तो निवेश करती है, लेकिन मूलभूत जो है यानी कि एजुकेशन को लेकर खास तौर से मुझे बताइए नई शिक्षा नीति को लेकर क्या निकल के आया। नई शिक्षा नीति पर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे कुछ खास अमाउंट जो 6% की आप बात कर रहे थे, 9% की बात कर रहे थे, मुझे बताइए आज वो 0 रहा। अगर केवल 2-3 यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने की आप बात कर रहे हैं, वो जाकर 10 साल में खुलेगी लद्दाख में। लेकिन जो आपने कहा था कि पूरी जीडीपी का, पूरे बजट का, या सोचिए उसका 6 से 9% आप जो है वो अपने नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर देंगे, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें कमी हो, या मुझे लगता है आने वाले दिनों में लगेगा। लेकिन आज जो शिक्षा देते हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस बात का श्रीकांत जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से लगातार जो तमाम टैक्स पेयर्स हैं उनकी उम्मीदें थी इस बार के बजट को लेकर, ऐसे में टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं मिली है। हालांकि तमाम कुछ गंभीर मामले हैं जहां पर 10 साल पुराने टैक्स जो है वो जो गंभीर मामलों में जो है 10 साल पुराने टैक्स खुलेंगे। ऐसे में कौन से गंभीर मामले हो सकते हैं, इसको लेकर क्या कुछ आप समझा पाएंगे? देखिए इसमें क्या है कि मान लीजिए आपका एनपीए है या फिर आपने टैक्स नहीं दिया,
या फिर आपने एक कहीं से टैक्स बचाया है, टैक्स में कटौती की है, या आपका टर्नओवर, कंपनी का टर्नओवर 2 लाख है और आपने उसको केवल 20,000 रुपए दिखाया है। बात में स्क्रूटनी चढ़ी है, स्क्रूटनी चढ़ी और स्क्रूटनी चढ़ने के बाद इनकम टैक्स ने आपके यहाँ रेड मारी है या पुरानी चीजों को निकाला है, कागज पत्र खंगाले हैं और आपकी कंपनियों पर या आपकी चीजों पर इनकम टैक्स ताला लगा गया है, या फिर आपका केस चल रहा है। वो केस चलने के कारण इनकम टैक्स की भी धन, समय, सारी चीजों की खपत खर्च हो रहा है, और जो आदमी है, जो व्यक्ति है जिस पर केस इत्यादि सारी चीज चल रही है, तो वो जो एक तरीके से हडल्स है, वो जो एक तरीके से प्रॉब्लम है, उसको सरलीकरण करने के लिए, यानी कि प्रॉब्लम को निपटारा करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स प्रोसेस ये आया है। और मैं इसकी सराहना करता हूँ कि आप चीजों को बेहतर तरीके से सुलझा सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स आप बात कर सकते हैं चीजों को बिना हडल से। और एक इसमें खास ये है कि मैं उसको पढ़ रहा था, करीबन 83,000 करोड़ के आसपास का जो ये जो प्रॉब्लम्स है, यानी कि 10 साल 5 साल पुरानी ये जो चीजें हैं, इसको आप इजीली निपटा पाएंगे। उसमें क्या होगा, रेवेन्यू जनरेशन में फायदा होगा, टैक्स कलेक्शन में फायदा होगा। जो दूसरे की कंपनियों ने दूसरे की चीजों को एक तरीके स्टॉक कर रखा है, यानी कि वो काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि बात बनी नहीं है, चीजें बेहतर तरीके से प्रोसेस नहीं हो पाई है, वो फायदा होगा। मुझे लगता है उसको भी फायदा है, सरकार को भी फायदा है, और सबसे खास बात है कि टैक्स जो है वो जनरेट होगा और लिक्विड मनी जो है मार्केट में उसका फ्लो होगा। बहुत बहुत शुक्रिया धनोज कुमार जी और श्रीकांत पांडे जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के इस बेहद खास मुद्दे यानी कि 2021 के बजट को लेकर बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा, वित्त मंत्री ने अपने बही खाते में जो है देश के तमाम सेक्टर्स में जो है, चाहे वो एजुकेशन हो, लाइट सेक्टर हो, रेलवे हो, किसान हो, तमाम सेक्टर्स को लेकर तमाम उपलब्धियां और तमाम राहतें भी दी हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।